देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री के अलावा इस मामले में क्लेरिस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह और एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि ईडी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य से जुड़े दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, जिसमें शराब व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल भी आरोपी हैं। 19 साल की शुरुआत में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। अब ईडी अधिकारी पवन खत्री के खिलाफ शराब नीति मामले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार ढल और उनके पिता वीरेंद्र पाल सिंह ने ईडी अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने ढल के खिलाफ मामले में ईडी की जांच में मदद की व्यवस्था करने के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए थे। 7 अगस्त को सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में ईडी ने कहा कि प्रवीण वत्स और एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान ने पवन खत्री के माध्यम से शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मदद करने के बहाने से ढल से 5 करोड़ रुपए लिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में दी गई। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की और पीएम मोदी को बताया कि इस बैठक में रूस का प्रतिनिधित्व रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। इसके साथ ही दोनों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल नहीं होंगे। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच कल 28 अगस्त को केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की थी। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कल सोमवार 28 अगस्त को इस संबंध में जानकारी रखने वालों के हवाले से यह रिपोर्ट दी। वर्तमान प्रभारी सुरेश कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गीतिका श्रीवास्तव के कार्यभार संभालने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गीतिका श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 बैच की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो आसियान, IORA और अन्य के साथ भारत की बहुपक्षीय कूटनीति की देखभाल करता है। गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वह कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और विदेश मंत्रालय के IOR डिवीजन में निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वहीं ट्रिब्यून की रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि गीतिका श्रीवास्तव महिला डिप्लोमेटिक क्लब में एक और सदस्य हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति ब्रिटेन की ओर से पाकिस्तान में अपनी पहली महिला दूत तैनात करने के तुरंत बाद हुई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में प्रभारी का पद संभालने वाली पहली महिला राजनयिक होंगी। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। बैठक में कई चीजें तय होनी हैं, जैसे पार्टियों के बीच सीट बंटवारा, संयोजक का नाम, गठबंधन की साझा चुनाव सभाएं, गठबंधन का मैनिफेस्टो और लोगो। इसके साथ ही गठबंधन की समन्वय समिति का भी फैसला होना है। वहीं इस बीच मुंबई में होने वाली अगली बैठक से पहले संयोजक बनने के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूँ। हम तो सबके हित में चाहते हैं। ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। नीतीश ने अकाली दल और INLD से भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। नीतीश कुमार हाल ही में BSP सांसद दानिश अली से भी मिल चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली अगली बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कल सोमवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कल सोमवार 28 अगस्त को कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक में सत्ता में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी दिवालिया हो गई है। कांग्रेस पार्टी में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। उन लोगों के लिए मौका है जो पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। नई सरकार के गठन के 100 दिन के बाद भी बीजेपी अपना विपक्षी नेता चुनने में नाकाम रही है। कर्नाटक के इतिहास में विपक्ष को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कल सोमवार 28 अगस्त को एक कार्यक्रम में बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 इयर्स का विमोचन करने के बाद सिख समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के लिए जो किया है वह अब तक किसी अन्य नेता ने नहीं किया। बीजेपी प्रमुख ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल लोगों को 30 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त होता रहा। उन्होंने कहा कि हालांकि मोदी सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया और कार्रवाई की गई। नड्डा ने कहा कि 33 साल बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दृढ़ संकल्प के साथ मोदी ने सिख समुदाय को न्याय दिलाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। JP नड्डा ने आगे मोदी सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और साहस से कई ऐसे मुद्दों का समाधान किया जो वर्षों से अनसुलझे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा देश की परवाह की है और देश के लिए जो भी जरूरी था वह किया। बीजेपी प्रमुख ने कहा कि गतका जो सिखों से जुड़ा मार्शल आर्ट का एक रूप है वो इस साल राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि ये सभी चीजें दिखाती हैं कि PM मोदी सिखों को मुख्य धारा में कैसे लाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।